चलते चलते वो इस पुराने कब्रिस्तान तक आ गया, जिसकी दूसरी जानिब रिसर्च सेंटर की खारदार दीवार और कत्ल होने वाले डॉक्टर पलाई की कब्र की अगली दीवार थी। वो ये सोचने के लिए कि अब इसे किस तरफ जाना चाहिए, कब्रिस्तान में कब्र के पास बैठ गया। रस्सी से बंधा हुआ बंदर भी इसके सामने दोनों हाथ बगलों में देकर बैठ गया। कुतुबुद्दीन ने थैले में से चने निकालकर बंदर के आगे डाली और इससे बातें शुरू कर दी। इतने में इसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इसने पलट कर देखा, 2 फौजी सिपाही स्टेन गन्ने कांधों से लटकाए इसकी तरफ आ रहे थे। करीब आकर एक फौजी ने तामुल जुबान में पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? कुतुबुद्दीन जल्दी से हाथ बांधकर उठ खड़ा हुआ। बड़ी आजी से तामिल देहातियों की बोली में बोला, महाराज मैं राजा बंदर वाला हूँ। दूसरे फौजी ने रोबदार आवाज में कहा, वो तो हम भी देख रहे हैं कि तू बंदर वाला है, मगर यहाँ क्या कर रहा है? कुतुबुद्दीन ने कहा, महाराज गरीब आदमी, बाजार से बंदर खरीद नहीं सकता, जंगल में आकर बंदर बंदरिया पकड़ता हूँ और इसे सुधा कर बच्चों को तमाशा दिखाता हूँ। इस वक्त भी मैं कोई बंदर बंदरिया पकड़ने आया हूँ। दोनों फौजी तमिलनाडु के रहने वाले थे। इन्हें यकीन आ गया कि ये बंदर वाला ही है। वो इसके करीब आ गए और जमीन पर बैठे चने खाते बंदर को देखने लगे। एक ने पूछा, क्यों ये बंदर है या बंदरिया? कुतुबुद्दीन ने कहा, महाराज ये बंदर है, हनुमान जी की बुनिश से है, बड़ा भाग्यवान है। जब से मेरे पास आया है लोग बड़ा दान पुण्य करते हैं। दोनों भारतीय फौजी वहां पड़े पत्थरों पर बैठ गए और बड़ी दिलचस्पी से बंदर को तकने लगे। कुतुबुद्दीन भी बैठ गया। इसने डमरू बजाकर कहा, महाराज बंदर का तमाशा देखेंगे? एक फौजी ने इसे सख्ती से मना कर दिया, खबरदार यहाँ डमरू न बजाना। कुतुबुद्दीन ने फौरन डमरू बजाना बंद कर दिया, जो हुक्म महाराज। दूसरे फौजी ने बंदर की तरफ गौर से देखते हुए पूछा, हमने सुना है कि जो बंदर हनुमान जी की बुनिश यानी खानदान से होता है, इसके पास बड़ी जबरदस्त ताकत होती है। कुतुबुद्दीन फौरन समझ गया कि ताकत से इस फौजी की क्या मुराद है। इन फौजियों पर अपना असर डालने के लिए कुतुबुद्दीन के हाथ में एक बड़ा अच्छा नुक्ता आ गया था। इसने फौरन कहा, हाँ महाराज, इस बंदर में भी बड़ी जबरदस्त ताकत है। जब ये मस्ती में होता है तो इसके जिस्म से खास बू निकलती है, जिसकी बू सूंघकर जंगल की बंदरियां दूर दूर से भागकर इसके पास आ जाती हैं। अच्छा, एक फौजी ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। कुतुबुद्दीन ने इन भारतीय फौजियों की दुखती रग पकड़ ली थी। कहने लगा, हाँ महाराज, जंगल की सारी बंदरियां खा 6 हों खा 10 हों, इस बंदर के आगे पीछे फिरने लगती हैं। दूसरे फौजी ने बेताब होकर पूछा, फिर तुम्हारा बंदर क्या करता है? कुतुबुद्दीन हंस पड़ा। कहने लगा, महाराज फिर मेरा बंदर तमाम बंदरियों से ब्याह रचा लेता है। कुतुबुद्दीन ने कहा, महाराज मेरा बंदर हनुमान जी की बुनिश से है। इसके पास इतनी ताकत है कि दुनिया की सारी बंदरियों को अपनी पत्नी बना सकता है। दूसरे फौजी ने ललचाते हुए लहजे में कहा, दोस्त ये बताओ, इसकी ये ताकत हमें नहीं मिल सकती? कुतुबुद्दीन इन भारतीय सिपाहियों को जिस मुकाम पर लाना चाहता था वो इस जगह पर आ गए थे। इसने टाल मटोल करने के अंदाज में जवाब दिया, ये बड़ा मुश्किल काम है महाराज। ये बंदर हर माह पहाड़ों में निकल जाता है और पहाड़ियों का सत्य सलाजीत खाता है। ये सलाजीत क्या होती है? एक फौजी ने पूछा। कुतुबुद्दीन ने कहा, महाराज ये पहाड़ों की मस्ती होती है। पहाड़ियों में ये ऐसी जगहों पर पत्थरों के साथ चिमटी होती है कि जहाँ किसी इंसान का गुजर नहीं होता। सिर्फ ये खास बंदर ही इसकी बू सूंघ कर इस तक पहुँच सकते हैं। दूसरे फौजी ने बेचैन होकर कहा, राजा अगर तुम हमें ये सलाजीत ला दो तो हम तुम्हें मुंह मांगे पैसे देंगे। इसके फौरन बाद कुतुबुद्दीन ने अपने असल मतलब पर आते हुए बड़ा अनजान बनकर पूछा, महाराज कल रात को इधर बड़ी गोलियां चलने की आवाज़ आई थी, कोई डाकू आ गए थे क्या महाराज? पहले फौजी ने बिनियाजी से कहा, डाकू नहीं, एक आतंकवादी यानी दहशतगर्द आ गया था। कुतुबुद्दीन ने गुस्सीले लहजे में कहा, साले को मार डालना था भाई। फौजी ने कहा, अरे बेवकूफ़, आतंकवादी दहशतगर्द जिंदा हाथ आ जाए तो इसकी गर्दन दबाकर पूछा जाता है कि इसके साथी कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। इस तरह हम इसके बाकी साथियों को भी पकड़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ने हमकों की तरह गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जी, ये तो आपने ठीक कहा। तो क्या आपने इस दहशतगर्द को पकड़ लिया था ना? क्यों नहीं, दूसरे फौजी ने बड़े शान से कहा। पकड़ भी लिया और इसे हैदराबाद के फौजी कैंप में भी पहुंचा दिया। तुम इन बातों को छोड़ो और हमारी बात का जवाब दो। क्या तुम हमें वो सलाजीत लाकर दे सकते हो जो हनुमान जी के बंदर खाते हैं? हम तुम्हें बड़े रुपए देंगे। सारा मंसूबा कुतुबुद्दीन के दिमाग में आ चुका था। इसने कहा, महाराज हमारे कबीले में किसी बाहर के आदमी को हनुमान के बंदर की सलाजीत देना बहुत बड़ा पाप समझा जाता है। मैंने आपको सलाजीत दी और कबीले वालों को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोनों फौजी और ज्यादा बेताब हो गए। एक ने कहा, राजा हमसे भगवान की शपथ ले लो, हम तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएंगे, बस तुम हमें हनुमान की सलाजीत लाकर दे दो। कहो कब लाओगे? हम तुम्हें 1000 रुपया देंगे। क्या हम तुम्हारे गांव आ जाएं? कुतुबुद्दीन ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, ना महाराज ना, ये काम न करना। मेरे गांव आए तो सबको शक पड़ जाएगा कि राजा से सलाजीत लेने आए हैं। दूसरे फौजी ने कहा, तो फिर तुम कल इसी वक्त सलाजीत लेकर यहाँ आ जाओ, हम 1000 रुपया लेकर इसी जगह तुम्हारा इंतजार करेंगे। कुतुबुद्दीन ने तुर्क का पत्ता फेंकते हुए कहा,
मगर महाराज हनुमान जी की सलाजीत मेरे भाई के पास है। इसके पास इतनी सलाजीत है कि आप दोनों को सारी उम्र काम आएगी। तो फिर अपने भाई से ले आओ, हमें इसके पास ले चलो, पहले फौजी ने कहा। कुतुबुद्दीन बोला, महाराज मेरा भाई हैदराबाद में रहता है, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि आप वहाँ पहुँच जाएं। मैं आपको अपने भाई से सलाजीत लेकर दे दूंगा, अकेले आप जाएंगे तो आपसे बात भी नहीं करेगा। पहला फौजी बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात तुमने की। मेरा एक दोस्त हैदराबाद में आर्टिलरी रेजिमेंट का हवालदार है, इसका नाम हवालदार राम जी है। वो मेरा बचपन का यार है, मैं इसके नाम पर्चा लिखकर तुम्हें दे देता हूँ। तुम इससे सलाजीत दे देना, वो तुम्हें 1000 रुपये दे देगा। मगर याद रखना, अगर नकली सलाजीत दी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कुतुबुद्दीन का काम ऐन इसके मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। इसने कहा, महाराज हम हनुमान जी के भगत हैं, इसके नाम की चीज़ नकली दी तो हमें इनका श्राप यानी बद्दुआ लगेगी। आप पर्चा लिख दें। लांस नाइक भगत राम ने जेब से पॉकेट बुक निकाली, पेंसिल इसके साथ ही लगी हुई थी। भगत राम ने एक रुक्का लिखकर कुतुबुद्दीन के हवाले किया और पूछा, तुम पढ़ लेते हो? कुतुबुद्दीन ने हंसकर कहा, नहीं महाराज, हम तो अनपढ़ हैं। लांस नाइक भगत राम ने कहा, पर्चे पर मैंने अपने दोस्त हवालदार राम जी का पता लिख दिया है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। भगत राम ने कुतुबुद्दीन को हैदराबाद में अपने दोस्त हवालदार राम जी के क्वार्टर का पूरा पता समझा दिया और कहा, मैं तुम्हें हैदराबाद आने जाने का रेल का किराया भी दे देता हूँ, तुम आज ही हैदराबाद चले जाओ। सलाजीत का इन दोनों भारतीय सिपाहियों पर कुछ ऐसा नशा चढ़ गया था कि उन्होंने ये भी ना सोचा कि ये बंदर वाला मदारी कहीं इनके पैसे लेकर भाग न जाए। भगत राम ने कुतुबुद्दीन को 40 रुपये बटुए से निकाल कर दिए, कहने लगा, याद रखो राजा, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम जहाँ भी होगे हम तुम्हें तलाश कर लेंगे और फिर क्वार्टर गार्ड में बंद कर देंगे। कुतुबुद्दीन ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आज ही हैदराबाद जाकर आपके दोस्त को ये पर्चा पहुंचा देंगे। पहले फौजी ने कहा, बस अब जाओ, इस तरफ से बाहर निकलना। कुतुबुद्दीन ने बंदर को कांधे पर बिठाया और राम राम कहकर जिस तरफ फौजी ने इसे कहा था इस तरफ चल दिया। इसे यहाँ आने की वजह से 2 कामयाबियाँ हासिल हुई थी। पहली कामयाबी ये हुई थी कि इसे ये पता चल गया था कि मुजाहिद शाहिद अली शहीद नहीं हुआ बल्कि पकड़ा गया है और फौजी इसे हैदराबाद फौजी कैंप में ले गए। दूसरी कामयाबी ये हासिल हुई थी कि इसे हैदराबाद के भारतीय फौजी कैंप के बारे में मालूमात हासिल करने का जरिया हाथ आ गया था। ये जरिया हैदराबाद में मुकीम आर्टिलरी रेजिमेंट का हवालदार राम जी था, जिसे कुतुबुद्दीन से मिलना था और इसे लांस नाइक भगत राम का खत पहुँचाना था। यह खत तामिल जुबान में लिखा हुआ था। कुतुबुद्दीन ने इसे पढ़ लिया था। इसमें हवालदार राम जी को ताकीद की गई थी कि मदारी राजा का भाई तुम्हें जो सलाजीत देगा इसे अच्छी तरह से परख। कुतुबुद्दीन अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच गया। इसने मास्टर सिपाही रशीद अहमद को शेर खान को सारी कहानी सुनाई और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी बड़ी कामयाबी अचानक हासिल हो जाएगी। शेर खान कहने लगा, मुझे यकीन है कि हैदराबाद में हवालदार राम जी से मिलकर तुम्हें मुजाहिद शाहिद अली के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर मालूम हो जाएगा। कुतुबुद्दीन बोला, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुराग रसानी कर लें, बल्कि इस हवालदार के जरिए शाहिद अली से राब्ता कायम करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद देखूंगा कि मैं इसे कैंप से निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ। रशीद अहमद ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शेर खान भी हमारे साथ जाएगा। हैदराबाद मेरा हेडक्वार्टर है, वहाँ हमें हर किस्म की सहूलत मुयस्सर आ सकती है। कुतुबुद्दीन बोला, तुम्हारा साथ जाना बहुत ज़रूरी है, हम आज ही किसी गाड़ी से हैदराबाद रवाना हो जाएंगे। शाम के वक्त एक गाड़ी हैदराबाद जाती है। तीनों मुजाहिद, शेर खान, रशीद अहमद और कुतुबुद्दीन गाड़ी में सवार होकर हैदराबाद रवाना हो गए। काफ़ी लंबा सफ़र था। इन्हें सारी रात, अगला सारा दिन और अगली सारी रात ट्रेन में गुजर गई। अगले दिन सुबह के वक्त वो हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद पहुंचते ही वो अपने खुफिया ठिकाने पर आ गए। वहाँ दूसरे मुजाहिदों और रजाकारों से भी मुलाकात हो गई। कुतुबुद्दीन कहने लगा, इस वक्त हवालदार राम जी फौजी कैंप में ड्यूटी पर होगा, मैं इसी शाम को इसके क्वार्टर में जाकर मिलूंगा। शेर खान ने कहा, मगर इसका क्वार्टर भी तो कैंप के अंदर ही होगा, क्या संतरी तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त देंगे? तुम आदिवासी देहातियों के हुलिये में होगे। कुतुबुद्दीन ने कहा, इसकी तुम फिक्र न करो, मैं इसका बंदोबस्त कर लूँगा। शाम होते ही कुतुबुद्दीन ने तमिलनाडु के देहातियों जैसा लिबास बनाया और हवालदार राम जी के क्वार्टर की तरफ चल पड़ा, जो मद्रास आर्टिलरी रेजिमेंट के कैंप में था। कैंप शहर से कुछ फासले पर एक पहाड़ी के दामन में था। चारों तरफ खारदार तारों की दीवार थी। गेट पर एक फौजी संतरी पहरा दे रहा था। कुतुबुद्दीन ने संतरी को जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज मेरा नाम राजा भीकू है, मुझे हवालदार राम जी से मिलना है, मैं इसके चचा जी का बड़ा जरूरी संदेशा लेकर गांव से आया हूँ। संतरी ने कुतुबुद्दीन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, इस तरफ होकर बैठ जाओ, मैं इसको खबर करता हूँ। कुतुबुद्दीन एक तरफ होकर जमीन पर ही बैठ गया। संतरी ने गार्ड रूम में जाकर टेलीफोन पर किसी से कुछ देर बात की और बाहर आकर बोला, हवालदार राम जी आ रहा है, यहीं बैठे रहो। बहुत अच्छा महाराज, कुतुबुद्दीन ने आजी से कहा। कुछ देर के बाद एक गहरे सांवले रंग का आदमी फौजी वर्दी में चलता गेट पर आ गया। इसने संतरी से पूछा, कौन आया है मेरे गांव से जवान? संतरी ने कहा, सर वो आदमी आया है,
इसने कुतुबुद्दीन की तरफ इशारा किया। हवालदार राम जी गेट से निकलकर कुतुबुद्दीन की तरफ बढ़ा। कुतुबुद्दीन भी उठकर खड़ा हो गया। इसने दोनों हाथ जोड़कर हवालदार को प्रणाम किया। हवालदार राम जी ने तेलुगु जुबान में पूछा, कहाँ से आए हो? हवालदार राम जी इसी सूबे यानी आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। कुतुबुद्दीन ने कहा, महाराज आपके नाम एक ज़रूरी ख़त लाया हूँ। किसने दिया है ख़त? हवालदार ने पूछा। कुतुबुद्दीन ने जेब से ख़त निकालते हुए कहा, महाराज आपके दोस्त लांस नाइक भगत राम ने दिया है, जो मजबरा कैंप में है। भगत राम का नाम सुनकर हवालदार राम जी की हैरानी ज़रा कम हो गई। कहने लगा, तुम इसे कहाँ मिले थे? कुतुबुद्दीन बोला, महाराज आप ख़त पढ़ लें, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। हवालदार राम जी ने खड़े खड़े सारा ख़त पढ़ डाला। ख़त पढ़ने के बाद इसके चेहरे पर एक खुशगवार सी तब्दीली नमूदार हो गई। लगता था कि वो खुद हनुमान जी की सलाजीत का ज़रूरतमंद था और इसे इसकी तलाश थी। वो कुतुबुद्दीन को कैंप के गेट से ज़रा पर एक दरख्त के नीचे ले आया और पूछा, ये सलाजीत तुम्हारे भाई के पास है? कुतुबुद्दीन बोला, हाँ महाराज मेरे भाई के पास है और वो हैदराबाद में ही रहता है। हवालदार ने कहा, कान खोल कर सुन लो, मुझे सलाजीत की बड़ी पहचान है। अगर तुम्हारी सलाजीत नकली हुई तो तुम जहाँ भी होगे तुम्हारी गर्दन पकड़ लूँगा। कुतुबुद्दीन बोला, महाराज हम हनुमान जी के भगत हैं, हनुमान जी के माल में मिलावट करने का सोच भी नहीं सकते। आपको माल बिल्कुल खरा मिलेगा। हवालदार राम जी कहने लगा, ठीक है, तुम आज रात के 11 बजे चौक चार मीनार में आ जाना। वहाँ एक चाय का होटल है जिसका नाम कृष्णा रेस्टोरेंट है। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तुम्हारी रकम मैं अपने साथ लेता आऊँगा, मगर याद रखो माल असली होना चाहिए। कुतुबुद्दीन को मालूम था कि वो रात को सलाजीत नहीं ला सकता। सलाजीत का बंदोबस्त मास्टर सिपाही रशीद अहमद ने दूसरे दिन करना था। चुनांचे इसने हाथ बांधकर कहा, महाराज क्षमा कर दीजिए, मुझे दूर से आना पड़ता है, रात को नहीं आ सकूंगा। आप कल दिन के वक्त वहाँ आ जाए। हवालदार राम जी सोच में पड़ गया। कहने लगा, कल दिन के वक्त हमें खतरनाक कैदी को झूमर पट्टी कैंप ले जाना है। नहीं, मैं कल दिन में नहीं आ सकता। कुतुबुद्दीन के कान खड़े हो गए। इसने अनजान से बनकर कहा, महाराज क्या ये खतरनाक कैदी कोई कातिल डाकू है? हवालदार राम जी कल दिन में कोई वक्त निकालने की सोच में उलझा हुआ था। इसने बगैर सोचे समझे कहा, अरे नहीं, ये कश्मीरी जासूस है। महाराज फिर ज़रूर ये शाहिद अली ही होगा। कुतुबुद्दीन ने गवारों की तरह गर्दन हिलाते हुए कहा। हवालदार राम जी ने चौंक कर कुतुबुद्दीन की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें इसका नाम कैसे मालूम हुआ? कुतुबुद्दीन बोला, महाराज इस कश्मीरी जासूस का नाम तो हमारे गाँव में सबको मालूम है। हमारे गाँव का मुखिया शाम को हमें अखबार की खास खबरें सुनाया करता है। इसमें इस कश्मीरी दहशतगर्द की खबरें भी होती हैं कि इसने फला जगह बम का धमाका किया, फला जगह हमारे जवानों के कैंप पर हमला किया। मैंने सोचा कि ज़रूर ये वही आतंकवादी होगा। हवालदार राम जी को कुतुबुद्दीन की वजाहत पर यकीन सा हो गया। इसने बेदिली से कहा, हाँ वही मुसीबत है। पूरी रेजिमेंट इसकी निगरानी के लिए साथ जा रही है। ऐसा करो तुम कल इसी वक्त यानी शाम का टाइम रख लो। अब कुतुबुद्दीन को कोई टाइम तय करने या ना करने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसे सिर्फ खाना पूरी ही करनी थी। इसने कहा, ठीक है महाराज, हम कल शाम ठीक 6 बजे चार मीनार वाले कृष्णा रेस्टोरेंट में आपका माल लेकर पहुंच जाएंगे। हवालदार राम जी बोला, मुझे पहचान लोगे ना? मैं वर्दी में नहीं होऊंगा, सिविलियन ड्रेस में होऊंगा। कुतुबुद्दीन ने कहा, महाराज पहचानूंगा क्यों नहीं। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ, कल शाम को मुलाकात होगी। सलाजी लाना मत भूलना। हवालदार बोला, क्यों नहीं महाराज, बेफिक्र होकर जाएं। कुतुबुद्दीन ने कहा। इसके बाद हवालदार राम जी कैंप के गेट की तरफ चला गया और कुतुबुद्दीन वापस अपनी तंजीम के हैदराबाद वाले खुफिया हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ा। मास्टर सिपाही शेर खान और दूसरे रजाकार इसका इंतजार कर रहे थे। कुतुबुद्दीन ने खुफिया ठिकाने पर पहुंचकर मास्टर सिपाही रशीद अहमद को सारी कहानी बयान कर दी और कहा, शाहिद अली को कल दिन के वक्त झूमर पट्टी के फौजी कैंप में ले जाया जा रहा है। ये फौजी कैंप किस जगह पर है? रशीद अहमद बोला, यह हैदराबाद से 10-12 मील के फासले पर एक नीम पहाड़ी इलाका है। ये कोई इतना बड़ा कैंप नहीं है। कांटेदार तारों की दीवारें खड़ी करके अंदर 2-4 बैरकें बना दी गई हैं। पुराना कैंप है। शेर खान ने कहा, क्या हम रास्ते में हमला करके शाहिद अली को नहीं छुड़ा सकते? कुतुबुद्दीन ने जवाब में कहा, हवालदार राम जी ने बताया था कि पूरी एक रेजिमेंट शाहिद अली मुजाहिद की निगरानी के लिए साथ जा रही है। हम पूरी रेजिमेंट का मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ देर के लिए वहाँ सब खामोश हो गए। रशीद अहमद कहने लगा, लेकिन इस बात की तस्दीक करनी जरूरी है कि ये लोग कमांडो शाहिद अली को ही झूमर पट्टी ले जा रहे हैं। शेर खान बोला, शहर से बाहर एक सड़क झूमर पट्टी के पुराने कैंप को जाती है। हम वहाँ छुप कर बैठ जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ से ये फौजी शाहिद अली को लेकर गुजरते हैं कि नहीं। कुतुबुद्दीन ने कहा, लेकिन उन्होंने कमांडो शाहिद अली को किसी खुली जीप में थोड़ी बिठाया होगा, वो तो हमें दिखाई नहीं देगा। रशीद अहमद कहने लगा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन फौज की रेजिमेंट के गुजरने से कम इस बात की तस्दीक ज़रूर हो जाएगी कि कल दिन के वक्त एक फौजी रेजिमेंट झूमर पट्टी कैंप में जाएगी और 99% इस बात का इम्कान है कि शाहिद अली इस रेजिमेंट की हिरासत में ही हो। कुतुबुद्दीन बोला, तो फिर ठीक है,
हम झूमर पट्टी को जाने वाली सड़क पर किसी खास जगह छुप कर बैठ जाएंगे, लेकिन हमें ये कैसे मालूम होगा कि ये फौजी दिन में किस वक्त वहाँ से गुजरेंगे? शेर खान ने कहा, फौजी कानवाई आमतौर पर सुबह सुबह ही रवाना होते हैं। रशीद अहमद बोला, मुझे 100% यकीन है कि फौजी सुबह सुबह ही शाहिद अली को लेकर जाएंगे। हम सुबह की अजान के साथ ही अपने स्पॉट की तरफ चल पड़ेंगे। चुनाचा अगले रोज सुबह की अजान के साथ ही मास्टर सिपाही रशीद अहमद जनूबी भारत के शहर मजवरा का चीफ कुतुबुद्दीन शेर खान को लेकर खुफिया ठिकाने से निकल पड़े और इस सड़क पर आ गए झाड़ियों और दरख्तों की ओर में छुप कर बैठ गए, जो आगे झूमर पट्टी के फौजी कैंप को जाती थी। अभी सूरज नहीं निकला और रात का हल्का फुल्का अंधेरा ही था। कुतुबुद्दीन और रशीद अहमद साथ साथ ही थे। शेर खान जरा दूर एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। सड़क खाली पड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन का उजाला नमूदार हुआ था। चूंकि ये सड़क आगे झूमर पट्टी पर जाकर खत्म हो जाती है, इसलिए इस पर कोई ट्रैफिक नहीं थी। सिर्फ एक फौजी ट्रक गुजर गया था। इसके बाद सड़क फिर खाली हो गई थी। मशरिक की जानिब पहाड़ी टीलों के पीछे से सूरज की तुलू होती किरणों ने आसमान को रोशन कर दिया। ऐन इस वक्त एक जीप बड़ी तेजी से शहर की तरफ से आती हुई कैंप की तरफ निकल गई। रशीद अहमद बोला, लगता है कोई कानवाई आ रहा है। इसके बाद एक और जीप गुजर गई जिसमें मुसल्ले भारतीय फौजी बैठे थे। इस जीप के गुजर जाने के बाद दो जीपें एक दूसरे के आगे पीछे आईं। इनके पीछे एक बख्तरबंद गाड़ी थी। बख्तरबंद गाड़ी के पीछे फिर दो फौजी जीपें थी जिनमें मुसल्ले फौजी खड़े थे। बख्तरबंद गाड़ी और चारों जीपें बड़ी तेजी से सड़क पर से गुजर गईं। इसके बाद सड़क पर खामोशी छा गई। रशीद अहमद ने कहा, कुतुबुद्दीन, मुझे यकीन है कि इस बख्तरबंद गाड़ी में कमांडो शाहिद अली को ले जाया गया है। कुतुबुद्दीन बोला, मेरा भी यही ख्याल है। इस दौरान शेर खान भी झाड़ी के पीछे से उठकर इन दोनों के पास आ गया और कहने लगा, शाहिद अली को इसी बख्तरबंद गाड़ी में कैंप ले जाया गया है, मुझे पूरा यकीन है। वो तीनों कुछ देर वहाँ छुप कर बैठे रहे। जब कोई फौजी गाड़ी वहाँ से न गुजरी और दिन भी काफ़ी निकला है तो वो उठे और वापस चल पड़े। शेर खान ने कुतुबुद्दीन से पूछा, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? कुतुबुद्दीन बोला, पहले तो हमें ये पता चलाना होगा कि इस फौजी बख्तरबंद गाड़ी में कमांडो शाहिद अली ही था। इसके बाद ये खोज लगाना होगा कि अगर शाहिद अली को झूमर पट्टी में ही लाया गया है तो इसे किस जगह पर रखा गया है। इसके बाद ही हम कोई एक्शन प्लान बनाने की पोजीशन में होंगे। रशीद अहमद और शेर खान खामोशी से इसके साथ साथ चलते रहे। शेर खान ने रशीद अहमद से सवाल किया, ये बताएं कि इस झूमर पट्टी फौजी कैंप में आपका कोई ऐसा आदमी है जो हमें ये मालूमात फराहम कर सके कि शाहिद अली को किस जगह कैद में रखा गया है, और दूसरा ये बता सके कि इस कैंप में फौज की नफरी कितनी है और सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है। रशीद अहमद बोला, मैं भी यही सोच रहा था। इस सिलसिले में मुझे अपने रजाकार अमजद खान से बात करनी होगी। इसे अपने इन आदमियों का सारा पता है जो मुख्तलिफ फौजी और सरकारी महकमों में हमें मालूमात फराहम करने के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अपने खुफिया ठिकाने पर वापस आकर रशीद अहमद ने एक आदमी भेजकर रजाकार अमजद खान को बुलाया। अमजद खान से पूरी बात हुई तो इसने कहा, हमारा एक आदमी झूमर पट्टी के फौजी कैंप में ज़रूर मौजूद है। मैं आज रात इसे साल लेकर यहाँ आ जाऊँगा। वो इस बारे में बहुत कुछ बता सकेगा। वो पिछले 5 साल से इस फौजी कैंप में मुलाजिम है। रात के 9 बज रहे थे जब रजाकार अमजद खान फौजी कैंप वाले अपने आदमी को लेकर आ गया। हम इस खास आदमी का नाम तो नहीं बताएंगे और ना इसका हुलिया बताएंगे, क्योंकि ये मुजाहिद आज भी वहाँ अपने फ़राइज़ अदा कर रहा है। रशीद अहमद ने इस खास आदमी से सारा मुद्दा बयान किया तो वो बोला, आज सुबह एक कश्मीरी मुजाहिद को कैद करके कैंप में ज़रूर लाया गया है, मगर ना तो मैंने इसे देखा है और ना मुझे ये मालूम हो सका है कि इसका नाम क्या है। ये मैं कल मालूम करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।